डियर स्टूडेंट्स, मैं धर्मेश वर्मा, केमिस्ट्री लेक्चरर। बेटा आज हम स्टार्ट करते हैं अक्रिया दर का टक्कर सिद्धांत, कोलाइडल थ्योरी। आपको मालूम है इस सिद्धांत के अनुसार ये बताया गया कि किसी भी अक्रिया को संपादित करने के लिए दो अणुओं के मध्य टक्कर होना आवश्यक है। मतलब मॉलिक्यूल अगर है तो उनके मध्य अणुओं में से टकराने, उनमें टक्कर होना आवश्यक है। क्योंकि हमने कल बताया कि जो अणुओं के द्वारा संपादित होती है वो मंद अक्रिया है। तो मंद अक्रियाएं होती है दो अणुओं के मध्य टक्कर होना आवश्यक है। इस सिद्धांत के अनुसार फर्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है कि दो अणुओं के मध्य किसी भी अक्रिया के संपादित होने के लिए टक्कर होना आवश्यक है। सेकंड पॉइंट क्या है, जब हम आपस में टकराते हैं तो सभी अणुओं के टकराने से अक्रिया संपादित नहीं होती। उनमें से कुछ अणु ही ऐसे होते हैं जिनके टकराने से अक्रिया होती है। ऐसे अणुओं को प्रभाविया द्वारा जो टक्करें होती हैं उन्हें प्रभावी टक्करें कहते हैं। उन्हें प्रभावी टक्करें कहते हैं। जिन अणुओं के द्वारा टकराने से अक्रिया संपादित होती है उन्हें प्रभावी टक्करें कहते हैं। थर्ड पॉइंट में आते हैं कि जो अणु टकराते हैं तो इनके टकराने से ऊर्जा, उनमें से जो ऊर्जा अगर टकराती है तो वो मिनिमम मतलब निम्नतम ऊर्जा जिनके द्वारा टकराने से अक्रिया होती है, इस न्यूनतम ऊर्जा को देहली ऊर्जा उसे क्या कहते हैं, देहली। कि जो अणु जिनमें से अणुओं के टकराने से वो न्यूनतम ऊर्जा जिनके टकराने से अक्रिया संपादित होती है उसे हम क्या कहते हैं, देहली ऊर्जा। अब आते हैं इस सिद्धांत को क्या कहते हैं, अक्रिया दर का टक्कर सिद्धांत। अब आते हैं आगे कि जिनमें से अणुओं में से देहली ऊर्जा और इनके टकराने से जो ऊर्जा बनी वो आवश्यकता से अधिक ऊर्जा जिनसे अक्रिया संपादित होती है उसे हम कहते हैं सक्रियण ऊर्जा, यानी एक्टिवेशन एनर्जी। अपने टॉपिक पे आगे हम आते हैं जिसे हम क्या कहेंगे, सक्रियण ऊर्जा या एक्टिवेशन एनर्जी। देखिए सक्रियण ऊर्जा, सक्रियण एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, जब अणु आपस में टकराते हैं तो टकराने से सपोज है कितनी 400 किलो जूल ऊर्जा। अगर इनके टकराने से क्या हो जाए, आवश्यकता से अधिक ऊर्जा, मतलब 400 से कितने हो जाए 600 किलो। तो इनमें से जो 600 किलो जूल ऊर्जा बनी तो आवश्यकता से अधिक 400 से कितने हो गए 600, यानी 200 किलो जूल जो आवश्यकता से अधिक है। तो अणुओं के टकराने से निम्नतम वो ऊर्जा जो आवश्यकता से अधिक ऊर्जा जो अणुओं की संपादित होने से अक्रिया होती है उस ऊर्जा को क्या कहते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी। तो अणुओं के टकराने से जो आवश्यकता से अधिक वो न्यूनतम ऊर्जा जिससे अक्रिया संपादित हो जाती है और उसी ऊर्जा को क्या कहते हैं, सक्रियण ऊर्जा। इस सक्रियण ऊर्जा को व्यक्त किससे करते हैं, ई ए से, एक्टिवेशन एनर्जी। ई ए मीन्स क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी ई ए। सक्रियण ऊर्जा का जो मान होता है किसी भी क्रिया के लिए निश्चित एवं स्थिर होता है। किसी भी क्रिया के लिए सक्रियण ऊर्जा का मान निश्चित भी होता है और स्थिर भी होता है। निश्चित एवं स्थिर होता है किसी भी क्रिया के लिए, निश्चित एवं स्थिर। लेकिन सक्रियण ऊर्जा का मान जो निर्भर नहीं करता है किस पे, जो पदार्थ है उसमें ताप पर तथा सांद्रता पर, सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। किसी क्रिया पे जो उस पर ताप लगाया गया है उस पर सांद्रता लगाई गई है, उस पर सक्रियण ऊर्जा निर्भर नहीं करता है। ये है सक्रियण ऊर्जा जिसे हम ई ए से व्यक्त करते हैं। अब हम अगले टॉपिक में आते हैं जिसका नाम है, जिसमें से आज नेक्स्ट क्वेश्चन जो वेग स्थिरांक और ताप के संबंध बनाते हैं, इसमें क्या है, वेग स्थिरांक
स्थिरांक एवं ताप में संबंध। इसी रिलेशन को हम क्या कहते हैं? आर्हीनियस इक्वेशन। आर्हीनियस इक्वेशन या समीकरण। आर्हीनियस इक्वेशन किसी अक्रिया के वेग स्थिरांक तथा ताप के संबंध आर्हीनियस समीकरण के द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है। इस समीकरण में क्या कहता है? आर्हीनियस इक्वेशन इक्वल टू वेग स्थिरांक के बराबर है ए डॉट ई माइनस ई ए अपॉन आर। आर्हीनियस इक्वेशन क्या है? के इक्वल टू ए डॉट ई माइनस ई ए अपॉन आर। ठीक, ये क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट। इसे ही कहते हैं आर्हीनियस इक्वेशन। अगर हम इसी को लॉग में लेते तो लॉग के इक्वल टू लॉग ए माइनस ई ए अपॉन आर टी। देखो लॉग पे लिया तो लॉग के इक्वल टू लॉग ए माइनस ई ए अपॉन आर टी। जो एल एन है ये इक्वल होता है 2.303 लॉग 10। अगर हम इसको 10 के बेस पे ले जाते हैं तो इसे हम क्या बोलेंगे? लॉग 10 बराबर 2.303 लॉग 10। अब ये क्वेश्चन आपका सेकंड है। अगर हम इसकी वैल्यू इस पर अप्लाई करते हैं तो लॉग पे देखिए 2.303 लॉग 10 के इक्वल 2.303 लॉग 10 ए माइनस ई ए अपॉन। अगर इस 10 के बेस पे लाते हैं तो ये फॉर्मूला होगा। ये क्वेश्चन नंबर 3। अब आते हैं इनमें से लॉग के इक्वल लॉग 10 ए माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर। 2.33 कॉमन लेते हैं, इसमें फार्मूला बन गया लॉग 10 के इक्वल लॉग 10 ए माइनस ई ए अपॉन आर डी। इस तरह से ये फार्मूले हमारे पास जो आए हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ आर्हीनियस इक्वेशन। आर्हीनियस इक्वेशन और ये इक्वेशन ही कहलाते हैं आर्हीनियस समीकरण। आर्हीनियस यानी फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ ये आर्हीनियस इक्वेशन। अगर एक्टिवेशन एनर्जी है तो एक्टिवेशन एनर्जी को ई ए को अगर हम लेते हैं कि इसमें अर्ग प्रति मोल में तो आर की जो वैल्यू होगी वो 8.314 इंटू 10⁻⁷ अर्ग प्रति मोल। अगर ये एक्टिवेशन एनर्जी अर्ग प्रति मोल में है तो आर की वैल्यू 0 है। इसे कहते हैं जो वेग स्थिरांक और ताप के संबंध बताता है, इसी को कहते हैं आर्हीनियस समीकरण या आर्हीनियस इक्वेशन, जिसके लिए फॉर्मूला चल रहा है K इक्वल टू ए माइनस ई ए अपॉन आर टी। इस तरह से हम क्या देखते हैं कि 4 इक्वेशन बनते हैं, जिसे हम कहते हैं आर्हीनियस समीकरण। तो बेटा आगे देखते हैं कि अगर वेग स्थिरांक पर K1 और K2 हो, ताप T1 और T2 हो, तो ऐसे फार्मूले में वेग स्थिरांक की गणना हम कैसे शायद करते हैं, अर्थात उसमें से हम काइनेटिक एनर्जी किस प्रकार निकालते हैं। तो देखिए इक्वेशन में से सपोज दैट किसी भी समीकरण में ताप क्या हो T1 तथा क्या हो
ताप T2, तो वेग स्थिरांक K1 तथा K2 हैं तो आर्हीनियस समीकरण से, आर्हीनियस समीकरण से, यानी किसी भी अभिक्रिया में से अगर ताप T1 है और T2 है तो वेग स्थिरांक K1 तथा K2 है, तो आर्हीनियस इक्वेशन क्या बनेगा बेटा? देखिए यहां पे फार्मूले पे क्या लगाते हैं, देखिए log 10 K2 इक्वल log 10 A माइनस EA अपान RT 2 इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अगर इसी प्रकार log K1 इक्वल log 10 A माइनस EA अपान RT 1, ये क्वेश्चन नंबर सेकंड। अगर ताप टेम्परेचर T1 और T2 है तो आर्हीनियस इक्वेशन पर ये चीज है। अगर हम इसमें देखें तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड से, इक्वेशन फर्स्ट व सेकेंड से क्या फॉर्मूला बनेगा, इसमें से क्या आते हैं देखिए 2.303, इसमें से K1 अपान K2 बराबर E2 डेल्टा EA अपान RT E2 माइनस 2.303 log 10 K1 अपान K2 इक्वल टू EA अपान RT T2 माइनस T1 अपान T1 T2। ठीक, देखिए इस तरह से क्या देखिए 2.3 log 10 K1 अपान K2 सॉरी K2 अपान K1, K2 ऊपर है तो K2 अपान K1 इक्वल टू EA अपान RT T2 माइनस T1 अपान T1 T2। इस फार्मूले से हम क्या निकाल सकते हैं, सक्रियण ऊर्जा, एक्टिवेशन एनर्जी। तो एक्टिवेशन की एनर्जी की गणना हम इस फार्मूले से करते हैं, यानी क्या हो गया E इक्वल टू होता है किसे, सक्रियण ऊर्जा या एक्टिवेशन एनर्जी, सक्रिय ऊर्जा या एक्टिवेशन एनर्जी। तो देख क्या देखा कि अगर T1 और T2 है तो इस फार्मूले से 2.303 log 10 K2 अपान K1 इक्वल EA अपान RT T2 माइनस T1 अपान T1 T2, इस फार्मूले से एक्टिवेशन एनर्जी की गणना कर सकते हैं। तो ये बेटा देखा कि अगर ऐसी कंडीशन है तो ऐसी कंडीशन पर हम आर्हीनियस इक्वेशन से इसको निकाल सकते हैं। तो ये था जिसे हम सक्रियण ऊर्जा की गणना करते हैं। अब इनमें से इस तरह से हम कंप्लीट होता है अस्पर्धा पे, जिसे हम क्या कहते हैं, आर्हीनियस इक्वेशन। अब आते हैं जिसमें से हम ताप गुणांक के बारे में पढ़ते हैं। तो वेग स्थिरांक का ताप गुणांक, तो आइए देखते हैं वेग स्थिरांक का ताप गुणांक। देखिए वेग स्थिरांक का ताप गुणांक, वेग स्थिरांक का ताप गुणांक, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी कांस्टेंट या रेट कांस्टेंट, ठीक। ताप गुणांक ये क्या होता है, किसी भी प्रक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का जो वैल्यू होती है वो हमेशा निकाली जाती है 10 डिग्री सेल्सियस के डिफरेंस, 10 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस होता है। और जो बेटा नॉर्मल टेम्परेचर तुम्हारा गया वो कितना होता है 25 डिग्री सेल्सियस। कहते हैं कि 10 डिग्री सेल्सियस का क्या लिया जाए, डिफरेंस कितना हो, 10 डिग्री सेल्सियस का क्या लिया जाता है। मीन्स क्या हुआ कि किसी भी प्रक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का जो मान है
वो 10 डिग्री सेल्सियस के अंतर, मुख्यतः क्या कहा जाए 35 डिग्री सेल्सियस और 25 डिग्री सेल्सियस के वेग स्थिरांक के अनुपात के बराबर होता है। इसी को बोलते हैं वेग स्थिरांक का ताप गुणांक। अगर हम क्या कहते हैं कि वेग स्थिरांक यहाँ पे नॉर्मल टेम्परेचर T लिया जाए तो इस प्रकार से वेग स्थिरांक का ताप गुणांक, वेग स्थिरांक का ताप गुणांक इक्वल किसके होगा, देखिए यहां पे T + 10 डिग्री सेल्सियस वेग स्थिरांक का मान अपान T डिग्री सेल्सियस वेग स्थिरांक का मान, क्या कह रहा है देखो, जहां पे T + 10 नॉर्मल टेम्परेचर कितना होगा 25, अगर हम इसमें 10 डिग्री सेल्सियस क्या करते हैं ऐड करते हैं, कितना हो जाएगा 35 डिग्री सेल्सियस। अब ये वेग स्थिरांक है, तो वेग स्थिरांक के लिए आप क्या इंडिकेट करेंगे, ठीक। तो इस प्रकार से वेग स्थिरांक यानी इक्वल किसके हो जाएगा, के T + 10 +1 अपान किसके हो जाएगा के T। ये बराबर किसके होगा, बराबर होगा ताप गुणांक की। अगर हम KT कहा गया, इसका मतलब हो गया कि KT बराबर क्या हो गया, यहाँ पे 25 यानी 35 डिग्री, के 35 अपान के 25 डिग्री सेल्सियस। ये इक्वल जो वैल्यू होती है देखा जाए ये बराबर किसकी होगी, इक्वल 2,3, यानी इसमें से ताप गुणांक का मान जो डिफरेंस कहा जा रहा है वो इस कंडीशन पर कह रहा है इसका मान 2,3, मतलब कह रहा है कि डिफरेंस जो होता है वो कितना होता है 10 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस है। तो ताप गुणांक का जो मान है वो के 35 अपान के 25 है, जो इसकी वैल्यू जो आती है वो 2 या 3, मतलब इसमें से अगर प्रति 10 डिग्री सेल्सियस का ताप बढ़ाया जाए तो वेग स्थिरांक सॉरी अक्रिया का वेग, तो अक्रिया का वेग लगभग 2 गुना या 3 गुना होता है, 3 गुना, यानी अगर प्रति 10 डिग्री सेल्सियस का ताप बढ़ाया जाए या डिफरेंस किया जाए तो अक्रिया का वेग लगभग 2 गुना या 3 गुना हो जाता है। इस प्रकार से हम क्या कह सकते हैं, वेग स्थिरांक का ताप गुणांक जो कि बराबर किसके होता है, वेग स्थिरांक का ताप गुणांक इक्वल होगा T + 10 डिग्री सेल्सियस वेग स्थिरांक का मान अपान T डिग्री सेल्सियस वेग स्थिरांक का मान, जो कि बराबर किसके होगा, T + 10 के अपान TT। इसको हम लिख सकते हैं कि 35/25 ये कुल बराबर होता है। इसका मतलब है इसकी जो वैल्यू आ रही है वो वैल्यू इसमें से 2 और 3 यानी या तो 2 गुना होगा या 3 गुना, मतलब अगर 10 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस किया जाए, अंतर किया जाए या बढ़ाया जाए, यानी हम या तो बढ़ाया जाए या हम कह सकते हैं या अंतर किया जाए, डिफरेंस किया जाए, तो ऐसी कंडीशन पर वेग स्थिरांक का जो वेग अक्रिया का वेग है लगभग 2 गुना या 3 गुना हो जाता है। तो बेटा आज तक ये हमने पढ़ा दिया है। आज का लेक्चर आई से हम समाप्त करते हैं। धन्यवाद। और इस सब्सक्राइबर को वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए।